नमस्कार। पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता क्या है निबंध, जो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, और ये यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। कविता क्या है निबंध। तो चलिए पढ़ते हैं कविता क्या है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 बनारस के बस्ती जिले में हुआ था और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1884 इनके जन्म को आप याद रखिए। कविता क्या है निबंध सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुई थी। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कविता क्या है किस पत्रिका में, तो सरस्वती पत्रिका। ठीक है, सरस्वती 1909। ठीक है, भाग 1 चिंतामणि में संकलित हुई। तो इसका संकलन कहाँ हुआ था? भाग 1 चिंतामणि, भाग 1, 2, 3, 4 है ना। तो भाग 1 में, पहले भाग में कविता क्या है निबंध का संकलन हुआ था। शुक्ल जी का कथन है कि पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकल रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। तो ये कहाँ कहा गया? ये जो उनका चिंतामणि भाग 1 है जिसमें उनके निबंध संकलित है, तो उन्होंने ये यहाँ पे कहा है कि इस पुस्तक में, ठीक है, कि मेरी अंतर यात्रा पर पढ़ने वाले कुछ प्रश्न हैं जो यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि और केवल हृदय को साथ लेकर। ठीक है, इनका जो निबंध है कविता क्या है, तो सबसे पहले उसमें है परिभाषा, है ना, परिभाषा। और इसमें 13 शीर्षक दिए गए हैं। ये शीर्षकों को आप क्रम से देख लेना, क्योंकि शीर्षक से भी क्वेश्चन आते हैं और शीर्षकों को क्रम से लगाने के लिए आता है। तो शीर्षक: सभ्यता का आवरण और कविता, सभ्यता का आवरण और कविता, सभ्यता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कार, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। तो ये इसका शीर्षक है। तो सबसे पहले परिभाषा आएगा, है ना, परिभाषा। उसके बाद सभ्यता का आवरण। सभ्यता, कविता क्या है? सबसे पहले कविता क्या है? सभ्यता का आवरण। आवरण के बाद सृष्टि का प्रसार हुआ, है ना। तो आवरण हुआ, आवरण के बाद सृष्टि का प्रसार हुआ, फिर तथ्य आए, ऐसे आए तथ्य, मार्मिक तथ्य आए, फिर तथ्यों का व्यवहार होने लगा। तो आवरण, सृष्टि का प्रसार, तथ्य, है ना, मार्मिक तथ्य, फिर व्यवहार, और व्यवहार के बाद मनुष्य उच्च भूमि पर पहुंच जाता है। जब उसका व्यवहार अच्छा होता है तो वो उच्च भूमि में पहुंच जाता है। तो व्यवहार के बाद उच्च भूमि में पहुंचने के बाद वो कल्पना करने लगता है। तो भावना या कल्पना, कल्पना के बाद मनोरंजन होता है, फिर सौंदर्य आता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, और फिर कविता की भाषा, अलंकार। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक बना के देख लेना। फिर मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दिए गए दूसरे के भावों, विचारों और व्यवहारों को साथ कहीं मिलता है ना। तो आगे चलते हैं। इसकी जो भूमिका है, चिंतामणि भाग 1 की भूमिका, कविता क्या है, कविता क्या है जो उसकी भूमिका है, तो आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। ये हजारों बार क्वेश्चन में आ चुका है कि कविता की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती। इनकी जो कविता क्या है निबंध, इसमें कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं। कथन दे देगा कविता की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, और कारण में दे देगा कि इसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, तो यही दोनों। ठीक है, और इस प्रकार ये हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी का जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो ये भूमिका से लिया गया है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडन से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। काव्य के प्रयोजन के लिए हम मूल रूप से व्यापार कर सकते हैं। काव्य के प्रयोजन के लिए मूल रूप और व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी भूमिका थी। कविता क्या है कि पहला शीर्षक है सभ्यता का आचरण या कविता, है ना। तो जो कविता है उसका आचरण कैसा है, सभ्यता कैसी है, उसको यहाँ पे देखेंगे। बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ाता है।
तो बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ाता है। ये इसके कोटेशन है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो कुछ रख दिया है, आप लोग देख लेना। कीर्ति की लालसा ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अपरूप राग कहते हैं। तो बौद्ध दर्शन में अपरूप राग किसे कहते हैं? कीर्ति की लालसा। कीर्ति की लालसा ऐसे भावों को हम बौद्ध दर्शन में अपरूप राग कहते हैं। जो जो सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों का काम कठिन होता जाएगा। तो अगर कवियों का काम कठिन कब होगा, है ना, कवियों का काम कठिन कब हो जाएगा? जब सभ्यता बढ़ती जाएगी। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी तो कवि कार्य कठिन हो जाएगा, कविता करना कठिन हो जाएगा। जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों एक और तो कविता की मतलब जो जो हमारी जो वृत्ति है उसकी सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों हमारी त्यों तो एक और कविता की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी और दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। ठीक है, तो ये पहले शीर्षक में कविता क्या है में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला गया है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है ना, तो 1 रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है। क्या यहाँ पे ये पहले शीर्षक में है कविता क्या है से अगर ये पंक्ति आ जाएगी कि कहाँ से ली गई है या किस निबंध से ली गई है, तो हम मूर्ख बलहीन हैं, आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है और 1 रुपए में 1.5 पाव घी मिलता है। ठीक है, भागों की विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा तो मूर्ख और गोचर होंगे। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है ना। तो काव्य में बिंब की आवश्यकता होती है। काव्य में अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, बिंब की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरे शीर्षक में चलते हैं। सभ्यता और सृष्टि का प्रसार कैसे होता है? यदि अपने भावों को समेट मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशु वृत्ति में ही लिप्त रखे तो उसे मनुष्यता कहाँ रहेगी, है ना। तो ये मनुष्यता सभ्यता की सृष्टि में ये कहा गया है, कोटेशन है। काव्य दृष्टि कहाँ कहाँ है? काव्य की दृष्टि कहाँ कहाँ होती है? नर क्षेत्र के भीतर होती है, मनुष्येतर सृष्टि और कहीं कहीं समस्त चराचर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि काव्य की सृष्टि कितनी है ना, 1 है, 2 है, 3 है ना, तो 3 है। कौन कौन सी? नर क्षेत्र के भीतर होती है। काव्य की सृष्टि कहाँ कहाँ होती है? तो 3 जगह होती है। एक नर क्षेत्र के भीतर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मनुष्येतर के बाह्य सृष्टि और समस्त चराचर में। ठीक है, तो ये आपसे ऐसे भी आ सकता है कि काव्य की दृष्टि कहाँ कहाँ होती है, इसकी कितनी संख्या मानी गई है शुक्ल के अनुसार? तो 3 है। काव्य और व्यवहार, है ना। काव्य और व्यवहार क्या है? मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। तो जो भावात्मिका क्या है? मनुष्य को कर्म में प्रवृत्ति रखने वाली मूल वृत्ति है। तो मूल वृत्ति क्या है? भावात्मिकता, है ना। शुद्ध ज्ञान और विवेक के कर्म की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग आना आवश्यक है ना। तो मन में प्रवृत्ति के लिए कुछ वेग आना आवश्यक है। अब चलते हैं मनुष्य की उच्च भूमि। मनुष्य की उच्च भूमि कहाँ होती है ना। जब मनुष्य कविता लिखता है उसकी उच्च भूमि कहाँ होती है शुक्ल के अनुसार? तो पशु से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है। तो कविता कहाँ लाती है? कविता ही मनुष्य को प्रकृति दशा में लाती है। भाव योग का सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचने के लिए मनुष्य का जगत के लिए तादात्म्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कविता है यहाँ पे मनुष्यता की उच्च भूमि कब लाती है? जब कविता हृदय को प्रकृति दशा में लाती है। जब कविता है हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और भाव योग को सबसे ऊंचे स्थान पे ले जाते, मनुष्य को जगत के तादात्म्य हो जाता है ना, मतलब मनुष्य का उस
समय पे तादात्म्यतम हो जाता है मनुष्य का, जब वो प्रकृति दशा में होती है। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। जो मनुष्य है उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है जब वो प्रकृति में, अपनी कविता में प्रकृति को लाता है। तो आगे चलते हैं। भावना और कल्पना क्या है ना। भावना मतलब जो कविता है उसमें भावना कल्पना की क्या विशेषता है। उपासना भाव योग का ही एक अंग है। तो उपासना क्या है, किसका अंग है, भाव का है, कर्म का है, ज्ञान का है। तो उपासना क्या है, भाव योग का एक अंग है ना। ये क्योंकि शुक्ल की जो कविता क्या है, निबंध है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और थोड़ा ये टफ भी है पढ़ने में। तो मैंने जो भी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने रख दिया है, ठीक है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान से ही लगाते थे। तो पुराने लोग उपासना को क्या कहते थे, तो धर्म से लगाते थे, है ना। पुराने लोग उपासना को क्या कहते थे, तो उनका मतलब जो पुराने हैं वो धार्मिक लोग जो हैं उपासना का अर्थ ध्यान से लगाते थे, कि जब अब आप व्रत कर रहे हैं तो आपका ध्यान मतलब ध्यान से लगाते थे। वही मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उनकी उपासना थी। मूर्ति मन में लाकर उनकी उपासना करना ही उनकी उपासना थी। कल्पना दो प्रकार की होती है। कल्पना दो प्रकार की होती तो कल्पना दो प्रकार की होती है, एक विधायक और एक ग्राह्य, है ना। तो कल्पना को शुक्ल ने कितने माने हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कविता क्या है में कल्पना को रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकार की मानी है। 5 मानी है, 9 मानी है, 2 मानी है, तो 2 मानी है, ठीक है। एक ये विधायक कल्पना, एक ग्राहक कल्पना, ठीक है। और कॉलरिज जो थे पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने भी ये कल्पना मानते हैं, वो प्रतिभा मानते हैं, है ना। तो प्रतिभा उन्होंने 2 बोली। जो कॉलरिज थे उन्होंने प्रतिभा के दो रूप बताए, एक मुख्य प्रतिभा, एक गौड़ प्रतिभा, ठीक है। मुख्य प्रतिभा और गौड़ प्रतिभा। मुख्य प्रतिभा कहाँ होती है, तो जो मुख्य प्रतिभा है वो मुख्य प्रतिभा सब में होती है, गौड़ प्रतिभा कवि में होती है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गौड़ कविता, तो मुख्य का प्रतिभा सब सोच लेते हैं कि कवि मुख्य होगा, इसीलिए मुख्य कविता कवि में लगा देते, जबकि जो कवि है उसमें गौड़ प्रतिभा होती है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो विधाय है और ग्राह्य है ना। तो विधायक कल्पना अपेक्षित होती है ना। और ये जो विधायक कल्पना है ये कवि में होती है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि विधायक का ये कवि में होती है कि पाठक में होती है, जो पढ़ रहा है कविता उसके पास होती है या जो कविता लिख रहा है उसके पास होती है, तो ये कवि में होती है, ठीक है। विधायक कल्पना कहाँ होती है, कवि में होती है। और ग्राहक कल्पना कहाँ होती है, तो ये पाठक के अंदर होती है, ठीक है। ये पाठक के अंदर होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार कॉलरिज में गौड़ कल्पना कवि में होती है ना। तो विधायक कल्पना कहाँ होती है, कवि में होती है। ये जो विधायक कल्पना है ये कवि में है। जिस प्रकार कॉलरिज का जो गौड़ कवि है तो वो कवि में होती है, गौड़ प्रतिभा कवि में होती है। उसी प्रकार विधायक कल्पना कवि में होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक विधायक होता है, एक ग्राहक होता है, ठीक है। ये कल्पना के 2 प्रकार बताए हैं शुक्ल ने। तो ऐसे ही प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास ये है ना। तो प्रतिभा भी 2 होती है, विधायक और मुख्य प्रतिभा, गौड़ प्रतिभा, ठीक है। कॉलरिज 2 मानते हैं, मुख्य और गौड़। तो जो गौड़ है वो कवि में है। जो विधायक कल्पना शुक्ल मानते हैं कवि में, तो गौड़ प्रतिभा मानते हैं कॉलरिज मुख्य कवि में मानते हैं, ठीक है। और मुख्य प्रतिभा पाठक में मानते हैं। और यहाँ जो ग्राहक है वो पाठक। तो आप ऐसे याद करेंगे, ग्राहक मतलब जो ग्रहण करता है कविता को, वो ग्राहक होता है, ठीक है। तो ग्राहक ग्राहक कहाँ होता है, तो ग्राहक जो है वो पाठक वर्ग के अंदर होता है, ठीक है। तो विधायक कल्पना कवि के अंदर होती है, ग्राहक पाठक के अंदर होती है।
कविता की कल्पना विधायक कल्पना होती है जो अपेक्षित है। श्रोता या पाठक की कल्पना होती है जो ग्राहक कल्पना, यहाँ पे लिखा भी है। यूरोपीय साहित्यिक मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है ना। और मनोरंजन में चलते हैं, इनका जो शीर्षक मनोरंजन, उसमें सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है ना, क्योंकि ये शुक्ल कह रहे हैं कि सुनने में आता है कि जो कविता का उद्देश्य है, कविता किस उद्देश्य से लिखी गई है, तो मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है, ऐसा शुक्ल कहते हैं कि सुनने में आता है ना। और कविता का जो अंतिम लक्ष्य है, जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है ना। तो कविता का जो अंतिम लक्ष्य है क्या है, कविता का अंतिम लक्ष्य शुक्ल के अनुसार वो है जो मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन आवश्यक है, कविता पढ़ते समय मनोरंजन आवश्यक, ये कथन कारण में दे देगा क्वेश्चन, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, वही सब कुछ है। अगर यही कथन में आ गया पहले में कि कविता पढ़ते समय मनोरंजन बहुत आवश्यक है ना, कविता पढ़ते समय मनोरंजन बहुत आवश्यक है, क्यों, उसके उपरांत कुछ और भी है, जो उसके उपरांत कुछ और भी होता है, वह वही सब कुछ है, वह जो और है वही सब कुछ है। ठीक है। तो ये शुक्ल का है, आप देख लेना। पद्माकर की पंक्ति आई है, गुलगुली गली में गलीचा है, गुनी जन है, ठीक है चकोर है, चिराग की माला है, कहे पद्माकर है, गजग गजा हूँ, सजी सजा है, सुर है सुराई है, और सुप्याला है। ठीक है। तो ये पद्माकर की पंक्ति है, जो आप लोग देख लेना। अगर ये पूछ देगा कि किस निबंध से ली गई है तो कविता क्या है ना। सौंदर्य में चलते हैं, सौंदर्य जो शीर्षक है उसमें सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। अगर पूछेगा सौंदर्य कहाँ की वस्तु है, मन के भीतर की है कि बाहर की है ना, तो सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है ना। सब सभ्य जाति में सौंदर्य के समान आदर्श प्रतिष्ठित हैं। सुंदर और कुरूप काव्य में बस यही दो पक्ष हैं। काव्य के दो पक्ष कौन कौन से हैं आप बताएंगे। काव्य के दो पक्ष हैं सुंदर और कुरूप, है ना। काव्य में दो पक्ष हैं सुंदर और कुरूप। भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोग अनुपयोगी, यह सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये जो शब्द हैं ये काव्य के बाहर के हैं ना। भला बुरा, शुभ अशुभ, ये सब काव्य में नहीं है, ये सब काव्य के बाहर हैं। आगे चलते हैं। चमत्कार क्या है, कविता में चमत्कार की क्या आवश्यकता है, तो कविता है जो चमत्कार से हमारा तात्पर्य युक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषताएं हैं, है ना। पद्माकर की एक पंक्ति है, नैन नचाए कही मुस्कान ललाल फिर अयो खेलन हो रही, है ना। तो ये कविता क्या है, चमत्कार शीर्षक में पद्माकर का जिक्र आया है कि किस प्रकार कविता में चमत्कार होता है। ठीक है। मंडन का सवैया दिया गया है। यहाँ पे जितने भी पंक्तियाँ आई हैं रीतिकाल के कवियों की, सब सवैया हैं, क्योंकि रीतिकाल में मुख्य छंद सवैया की प्रधानता है। ठीक है। अली है तो गई जमुना जल को, सो कहाँ वीर विपति परी। ठाकुर की पंक्ति यहाँ पे आई है कि वाह निर्मोहिनी रूप सी रास जाऊं, उर हेतु न ठानती हैं, अब तो बिहारी के वे वानक गैरी, तेरी तनदुति केसर को में कश्मीर भो, है ना। तो ये ठाकुर की भी पंक्ति आई है और मंडन की आई है और पद्माकर की आई है। ठीक है। तो आप इसमें देख लेना। कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, शुक्ल जी कहते हैं कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। कविता क्या है निबंध में, है ना। तो कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये कथन कारण में क्वेश्चन आया था नेट में, ये हर पेपरों में आता है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, है ना। तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। अलंकार, कविता में अलंकार की आवश्यकता क्या है शुक्ल के अनुसार, तो अलंकार शीर्षक में चलते हैं। अलंकार के सहारे कविता अपना प्रभाव बहुत बढ़ाती है। अलंकार के सहारे कविता अपना प्रभाव बहुत बढ़ाती है। कहीं कहीं तो वो इसके बिना भी काम ही नहीं चलता, यह साधन है साध्य नहीं, है ना। तो अगर इतना क्वेश्चन आ गया कि कविता के सहारे
है ना। कविता अलंकार के सहारे कविता अपना प्रभाव बढ़ाती है। कथन एक, कथन दो में दे देगा कविता साध्य है साधन नहीं, है ना। तो ये आप दोनों सही करेंगे। ये शुक्ल का कथन है ना। कविता क्या है अलंकार से। अब चलते हैं कविता पर अत्याचार। कविता देवी के मंदिर में ऊंचे खुले विस्तृत पुनीत हृदय है। कविता क्या है, देवी के मंदिर में ऊंचे खुले विस्तृत और पुनीत हृदय है। सच्चे कई राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढ सकती, है ना। सच्चे राजाओं की सवारी ऐश्वर्य और फोर्स में झोपड़ी सौंदर्य नहीं ढूंढ यहाँ पे ढूंढ क्या है, सच्चे कई राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते हुए फोर्स और के फूसों की झोपड़ी, है ना। घास फूसों की झोपड़ी, मिट्टी से सने हुए बच्चों के मुंह में चारा डाले हुए पक्षियों के दौड़ते हुए कुत्ते और चोरी करते हुए बिल्लियों के ऐश्वर्य का दर्शन करते हैं, है ना। कविता पर अत्याचार का ये अत्याचार के अंतर्गत ये आया है। कविता की आवश्यकता क्या है ना। तो कविता में कविता की आवश्यकता क्या है शुक्ल के अनुसार, तो मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य जातियां किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। तो कथन ये एक आ जाएगा कि मनुष्य के लिए कविता की इतनी आवश्यकता मतलब मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजन वस्तु है कि, है ना। कथन एक दूसरे में आ जाएगा यह सभ्य संसार की सभ्य और सभ्य जातियों की किसी न किसी रूप में पाई जाती है ना। तो ये यहाँ पे देख लेना आप। मनुष्य को समय समय पर जानते रहने के लिए कई मनुष्य जाति के साथ चली आ रही है और चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है। किसकी, कविता की। धन्यवाद। इतना ही था कविता क्या है। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।